Okay, Assalamu alaikum. Today the topic we have is molecular mass and formula mass. So there we have some numericals based on molecular and formula mass, where we have to find molecular mass and formula mass. Okay, now in the paragraph there is something a little important. एवरी मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ मास सिंस इट इज़ कम्पोज ऑफ एटम। वो कहते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ना कुछ मास रखता है, क्योंकि ये एटम से बना हुआ था। और ऑब्वियस सी बात है, एवरी एटम हैज़ अ मास। फॉर इंस्टेंस द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ कम्पोज ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वी नो कि मॉलिक्यूल हमारा वाटर का कहलाता है H2O। तो H2O में एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, दो हाइड्रोजन्स मौजूद होते हैं और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स from molecules each consisting of two hydrogen atom to one oxygen atom and the molecule of water is represented by H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि वो एक वाटर है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2 है। इसमें दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज़ रेफर्ड एज इट्स मॉलिक्यूलर मास। इसका जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसलिए इसका मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला में फ़र्क क्या है वो हम देखते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड एज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल शोन बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मास इस तरह से निकलता है कि जितने भी इसमें एटम्स मौजूद हैं उसके जो एलिमेंट्स में एटम मौजूद हैं उसके मासेस को प्लस किया जाता है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है H2O। तो H2O में यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं एंड ऑक्सीजन 1 है। तो दो हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, दूसरे का होता है 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो दो ऑक्सीजन के मास हो गए 1 + 1 एंड 16, तो ये बन गया 18। यानी 18 AMU इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। In many substances, atoms do not aggregate into molecules. For instance, in sodium NaCl, the atoms are not organized in a discrete molecules but are bonded to one another in a network structure. वो कह रहे हैं कि कुछ molecules ऐसे होते हैं जिसमें bonding वगैरह नहीं होती, लेकिन वो networkly structure होते हैं। For example, NaCl. The same is true for the silicon SiC. ठीक है, such compounds are represented by this simplest empirical formula. ये जो है simplest empirical formula से जाने जाते हैं। यानी molecular formula में कुछ हैवी अमाउंट होगी H2O मौजूद है, हमें पता है H2 है एंड O एक मौजूद है। यहाँ पर देखो NaCl NCIC SiC मतलब नो नंबर, नॉट विद द Na, नॉट विद द Cl। We cannot assign molecular mass to such compounds because they are not discrete molecule. हम इनके molecular masses नहीं निकाल सकते, इनका formula mass निकलता है। ठीक है, तो hence formula mass is the sum of atomic masses given in the simplest empirical formula of the substance। यानी जिस substance का empirical mass empirical formula निकल सकता है उसका empirical mass निकलेगा। ठीक है, formula mass और molecular mass, यानी molecular formula होगा तो molecular mass निकलेगा, फार्मूला मास होगा तो एम्पेरिकल फार्मूला निकलेगा। बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला अब होता क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड मौजूद है NaCl, विच मीन्स इट इज़ क्रिस्टलाइन फॉर्म। NaCl सॉल्ट को कहते हैं, सोडियम Na माइनस। ठीक है, अच्छा NaCl का जगह अगर हम रेशो निकालें तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1 इसका रेशो निकला। देन NaCl Na का एटॉमिक मास होता है 23 एंड Cl का होता है 35.5, दोनों को ऐड किया तो 58.5 AMU इज़ द फार्मूला मास ऑफ NaCl। यानी NaCl का फार्मूला मास निकला है और H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला है। Now what is empirical formula? Empirical formula is basically that formula जिसमें जो एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया जाए। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया गया, उसमें हमें पता चला कि इस तरह से इतने ऑक्सीजन मौजूद हैं और इतने हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। अब यहाँ पे ये एग्जांपल देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। ठीक है, बेंजीन जो है वो C6H6 होता है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH, ओनली CH। तो यहाँ पर C6H6 इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड CH इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो C6H6 के साथ H6 जुड़ा हुआ है, तो दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी ये मॉलिक्यूल्स को भी डिफाइन कर रहा है सिंपली कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं और इतने मॉलिक्यूल्स हैं। जबकि फार्मूला मास में देखें तो C और H लिखा हुआ है, यानी पता चल रहा है कि यहाँ पर C है और H है, यानी क्वांटिटी नहीं पता चल रही, सिर्फ और सिर्फ ये पता
चल रहा है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला जहाँ पर आपको बेसिकली एलिमेंट्स भी पता हों कि सी और एच मौजूद है और कितनी कितनी तादाद में पता हो, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर। और जहाँ पर सिर्फ सी एच लिखा हुआ है, दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चल सकता है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन मौजूद है इन बेंजीन। देयर इज़ नो डेफिनेट नंबर कि कितने कितने मौजूद हैं। 6 मॉलिक्यूलर में हमें पता चल सकता है, एम्पिरिकल में पता नहीं चल सकता। ओके ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है सी एच के बेंजीन में कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 1:1, बिकॉज कार्बन भी 1 है एंड हाइड्रोजन भी 1 है। तो वही बात, एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एम्पिरिकल फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बता सकता, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम ये जान सकते हैं। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, MgO, CaCO3, CH4 एंड H2O, ठीक है। ये ऐसे हैं जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। लेकिन अगर इसके बाद हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है और एम्पिरिकल CH होता है, ठीक है। बाकी ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं जिसमें एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम होता है। तो दिस कुड बी कम इन ब्लैंक्स कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनमें एम्पिरिकल इज़ इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये एक ब्लैंक में आ सकता है। ओके, नाउ टेक अ पॉज और अब हम वर्किंग करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के लिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से किसी भी एक्सपेरिमेंट में कैरी आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। वो 5 स्टेप्स हमें याद रखने होंगे और उसकी मदद से ये हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। सबसे पहले तो ये देखें कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन था, हमने देखा इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये हो गई डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा स्टेप क्या है, टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली द मासेस ऑफ एलिमेंट्स। उनके मासेस निकालें, ठीक है। फर्स्ट है ये पहचानें कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है। सेकंड है कि उनके मासेस निकालें, ठीक है। थर्ड ये है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन देयर मासेस, ठीक है। परसेंटेज मालूम करें एलिमेंट्स की उनके मासेस से। परसेंटेज मालूम करना मतलब अगर 100% का एक सॉल्यूशन है तो उसमें कितने % कार्बन मौजूद है और कितने % हाइड्रोजन मौजूद है, ये मालूम करना है हमें थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पहले एलिमेंट जो हैं उनको मालूम करना कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। दूसरा ये है कि उसमें मासेस जो हैं एलिमेंट्स के वो। फिर तीसरा ये है कि आपने परसेंटेजेस मालूम करनी है कि उस पूरे सॉल्यूशन में बेसिकली कितने कितने % कौन से एलिमेंट का मास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ ये हो गई हमारी ये 3 जो शुरू के स्टेप्स हैं, ये हैं कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। बेसिकली कंपोजिशन किसे कहते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का बनना, ठीक है। यानी इस मॉलिक्यूल में क्या मौजूद है, कितना मौजूद है, ये कंपोजिशन कहलाती है। तो 3 स्टेप्स से हमने कंपोजिशन निकाल ली है। ये भी एक ब्लैंक में पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन जो है वो कितने स्टेप से निकल सकते हैं, तो ये 3 स्टेप से निकल सकता है। अच्छा, अब फोर्थ स्टेप में क्या है, टू कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। फिर जितने भी हमें एलिमेंट्स पता चल गया, उनके मासेस पता चल गया, उनका मोल रेशियो निकालेंगे। और मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल रेशो इस तरह निकालेंगे कि जो अभी हमने थर्ड में परसेंटेजेस निकाली हैं उनको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मासेस से। हर एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें पीरियोडिक टेबल से पता होता है, तो जितने भी परसेंटेजेस हम यहाँ निकालेंगे उसको डिवाइड कर देंगे उनके एटॉमिक मासेस से, तो हमें फोर्थ स्टेप भी मिल जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू ऑब्टेन द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। रेशियो निकालना है क्योंकि यहाँ पर जो 6 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 है, तो ये किस तरह से ये रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसका 6 to 6 है, इसका 1 to 1 है। तो ये रेशियो निकालने के लिए फिफ्थ स्टेप मौजूद है। रेशियो में क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास मोल रेशियोज़ हमने यहाँ निकाले थे उनमें सबसे छोटा जो मौजूद होगा ना उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 के पहले आप ये पहचानें कि इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं। नंबर 2 आप उनके मासेस कैलकुलेट करें। नंबर 3 उन मासेस का परसेंटेज निकालें कि सॉल्यूशन में कितना % कौन सा एलिमेंट मौजूद है। नंबर 4 मोल रेशियो निकालना है, ठीक है। मोल रेशियो कैसे निकालेंगे कि जो परसेंटेजेस हम निकाल चुके हैं उनको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। नंबर 5 इज़ जितने भी आपने मोल रेशियोज निकाले उसमें फॉर एग्जांपल C का आया कुछ, H का आया कुछ, O का आया कुछ, तो उसमें सबसे छोटा मोल रेशियो जिसका है उसको सबके मोल रेशियो से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आखिर में रेशियो आ जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ हैं थियोरेटिकल बातें, इसको बाय न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या स्टेप्स। तो सपोज़ करें
हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है। बाय परफॉर्मिंग टेस्ट हमें पता चला कि इसमें मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। और वैसे बात है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी एलिमेंट में हमें किस तरह पता चलेगा कि उसमें क्या क्या मौजूद है? कोई एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करेंगे। तो यही इन्होंने फर्स्ट स्टेप में कहा था कि हमने डिटेक्ट करना है एलिमेंट्स कि कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, और वो किस तरह हम निकाल सकते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एक कंपाउंड है जिसमें मौजूद है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के एलिमेंट्स। वी डोंट नो कि कितना मैग्नीशियम मौजूद है, कितना ऑक्सीजन मौजूद है। सेकेंड स्टेप क्या था कि हम उनके मासेस कैलकुलेट करें, टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली ऑल द मासेस, ठीक है। मासेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? द मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन टू बी मैग्नीशियम का आया है 2.4 एंड ऑक्सीजन का आया है 1.6, यानी ये भी बाय एक्सपेरिमेंट हमने मालूम किया है, एक्सपेरिमेंटली लिखा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मालूम हुआ कि 2.4 ग्राम मैग्नीशियम मौजूद है और 1.6 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 3 स्टेप में क्या था कि परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एलिमेंट की उनके मासेस से, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि टोटल कंपाउंड का वेट कितना है। मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, ठीक है। इन दोनों के मासेस को जब प्लस कर देंगे तो हमें पता चलेगा टोटल कंपाउंड का वेट कितना है। 2.4 को प्लस किया 1.6 में, तो इतना जो है 4 ग्राम का हमारा पूरा कंपाउंड है। अच्छा, अब 4 ग्राम में से हमें पता करना है कि मैग्नीशियम कितना है। तो किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारा रिजल्ट आता है, हमारे टोटल नंबर जो आते हैं उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, जो हमारे ऑब्टेनिंग नंबर है उसको हम टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसमें भी यही करेंगे हम कि मैग्नीशियम का 2.4 था इसमें, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हमारे नंबर है 2.4 और टोटल जो है वो क्या वेट है इस सैम्पल का? 4 ग्राम, यानी टोटल 4 ग्राम से 2.4 मैग्नीशियम को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। वही परसेंटेज निकालने वाला काम है कि हम अपने मार्क्स को डिवाइड करते थे टोटल से, मल्टीप्लाई करते थे 100 से। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के मास को डिवाइड किया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 60 ग्राम आ गया। इसका मतलब है 60% ग्राम जो है वो कंपाउंड में मौजूद है। 100 ग्राम में से 60% तो मतलब 100% में से 60% तो मैग्नीशियम ही है। अच्छा, उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन अगर हमें निकालना हो तो हमें पता है जब 100 में 60 ग्राम या 60% जो है वो मैग्नीशियम मौजूद है तो बाकी जितना बचेगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि कंपाउंड में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल एक डब्बा है उसमें 2 कंपाउंड मौजूद है, मैग्नीशियम का हमने निकाल लिया कि 60% मैग्नीशियम है, ठीक है। तो बाकी का 40% क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था? टू ऑब्टेन द मोल रेशो। यहाँ पे हमने पढ़ा था टू कैलकुलेट द मोल रेशो, और इसमें करना क्या था? परसेंटेजेस जो भी हमने निकाली हैं उसको डिवाइड करने थे उनके एटॉमिक मासेस से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? हमने मैग्नीशियम का mg का मोल परसेंटेज निकाली है 60 और ऑक्सीजन की निकाली है 40, ठीक है। मैग्नीशियम का अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास मिलता है 24, ठीक है। तो 24 को हम इसके परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे, 2.5 इज़ द मोल रेशो ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का भी यही करेंगे, परसेंटेज हमने निकाली है 40, डिवाइड करेंगे इसे 16 से, यानी 16 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये पीरियोडिक टेबल में हमें याद होना चाहिए। मैं तुम्हें 20 स्टार्टिंग के याद करवाने का कहूँगी कि ये सब याद करना है आपने। 20 के स्टार्टिंग के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन इन दोनों को डिवाइड के 2.5 आ गया। अच्छा, अब ये फोर्थ स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिफ्थ स्टेप में वो कहते हैं टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट रेशियो को एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं। डिवाइड करेंगे सारे रेशियोज़ को, ठीक है। यहाँ पे कितने रेशियोज़ हैं? मैग्नीशियम का 2.5 है और इसका भी 2.5 है। अब इनमें से जो सबसे छोटा है उसको इन सब से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 2.5, अब दोनों ही बराबर है तो इसका मतलब है 2.5 ही छोटा है। तो 2.5 को 2.5 से डिवाइड किया, इससे भी डिवाइड किया और इससे भी डिवाइड किया। जब इससे डिवाइड किया तो मैग्नीशियम का 1 आया, इससे डिवाइड किया तो ऑक्सीजन का 0 आया। इसका मतलब है MgO अगर हम लिखेंगे तो इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, यानी 1 एलिमेंट ऑफ Mg है एंड 1 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 होता और ये 2.5 होता, तो क्या करते हैं हम 5 को भी 2.5 से डिवाइड करते हैं और 2.5 को भी 2.5 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर आ जाता आंसर 2 और यहाँ पर आ जाता 1। तो फिर फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता? Mg2O, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, बट यहाँ पर दोनों के रेशियोज जो हैं वो 1 1 आ रहे हैं। दैट्स वाई वी आर रिटन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज MgO। सो दीज आर द सम स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पर एक वर्क एग्जाम्पल दी हुई है